अब हम कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करते हैं कि कूलाम का जो नियम पर आधारित किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सबसे पहले आपको कूलाम का नियम पता है कि क्या होता है, तो कूलाम का नियम मैंने आपको बताया भी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कूलाम साहब ने ये बताया था कि यदि आपके पास दो आवेश हैं, वो दो आवेश किसी भी प्रकृति के हो सकते हैं, किसी भी परिमाण के हो सकते हैं, यदि उनके बीच की डिस्टेंस r है तो उनके बीच एक वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल को इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसे F से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो इस F का मान होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये एक सेकंड में आप समझे कि कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेशों के बीच बल कितना लगता है, इस बारे में बताया था कूलाम ने। कितना? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। एक और बात समझें, ये K क्या है तो समझा चुका हूं मैं हर पॉइंट को आपको कि K यहाँ जो माध्यम होगा उस माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक ये जो माध्यम है वो इस बल पे इफेक्ट डालेंगे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, आप वहाँ देखें, ठीक है। ओके, छोटी छोटी बातें फिर भी मैं क्लियर कराता चलूँगा। यहाँ के क्या है, जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक। अगर कोई माध्यम नहीं है तो ये वायु या निर्वात तो होगा ही, क्योंकि कोई माध्यम का मतलब क्या है कि या तो वायु होगी और या फिर क्या होगा, निर्वात होगा। तो यहाँ इसके लिए इसका मान क्या होता है 1, तो फिर F बराबर यही फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है, r²। दूसरी बात, यहाँ ε0 क्या है, तो ε0 भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है। वायु निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता। इसका वैल्यू ध्यान रखने योग्य बात है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक लिख लीजिएगा आप। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू और ये बातें आपको समझ रहे हैं। तो आज हम इसी पर आधारित न्यूमेरिकलों को डिस्कशन करेंगे, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल। पहले शुरुआत हम छोटे प्रश्नों से ही करते हैं, क्योंकि छोटे प्रश्न नहीं समझ में आएंगे तो फिर बड़ा प्रश्न किस तरीके से आ जाएंगे। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं एक छोटे से प्रश्न पर। तो हमारे पास एक प्रश्न है कि सर मेरे पास दो प्रोटॉन हैं। कौन है, प्रोटॉन। मेरे पास दो प्रोटॉन है और इनके जो बीच की दूरी है, या मैं फिगर से बता देता हूं, प्रश्न यहाँ आ जाएगा आपके। तो मेरे पास दो प्रोटॉन हैं, ये मैंने लिख ली है, और इनके जो बीच की दूरी है वो 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। दो प्रोटॉन है और इनके बीच की दूरी क्या है, 4 × 10⁻⁻15। अब आपको पता है प्रोटॉन आवेशित कण होते हैं अवश्य, और आवेशित कणों के बीच एक बल लगता है। हाँ लगता है, वो किसने बताया था, कूलाम साहब ने। तो इसका मतलब इनके बीच एक बल लगेगा, उस बल का वैल्यू क्या होगा, ये बात हमें जाननी है। एक छोटा सा प्रश्न है, शुरुआत छोटे से ही करेंगे तो फिर बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ बीच के माध्यम के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो वायु या निर्वात ही होगा। ओके, तो फिर इनके बीच जो बल लगता है वो क्या होता है 1/4πε0 Q1 और Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है तो वायु निर्वात होगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है, Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश। यहाँ पहला आवेश भी प्रोटॉन है और दूसरा आवेश भी प्रोटॉन है। और आपके लिए मैं बता दूं कि प्रोटॉन का जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, दोनों ही प्रोटॉन है। एक और बात, यहाँ बल तो पूछेगा ही, लेकिन उस बल की प्रकृति और पूछेगा। तो आपको समझा दूं मैं इधर कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो आप ध्यान रखें कि इनके जो बीच बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। सेम आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब असमान आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं, तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। इसका मतलब आप एक चीज समझे कि बलों की जो प्रकृति होती है वो दो तरीके की होती है, विद्युत बल की, आकर्षण या प्रतिकर्षण। सेम है तो प्रतिकर्षण, और अलग अलग है तो आकर्षण। तो आपको यहाँ पहचान करनी है, ये भी प्रोटॉन सेम और सेम है, तो बल की प्रकृति किस तरीके की होगी, प्रतिकर्षण। तो एक आंसर तो दे दिया आपने। अगर ये प्रश्न पूछा जाए न्यूमेरिकल्स में, बोर्ड के एग्जाम में, और आप ये आंसर ना लिखें, तो आपको अगर 2 नंबर का होगा 1 नंबर काट लिया, 1 का होगा तो आधा देगा, तो नंबर कटेगा। तो उस चीज़ छोटी से छोटी बात को भी आपको समझना है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसकी वैल्यू भी मैं लिखे देता हूँ।
1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये ध्यान रखें आप, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ समझें। f बराबर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, Q2 भी पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन r की वैल्यू 4 × 10⁻⁻, क्या है 15, दोनों का आप होल स्क्वायर कर देंगे तो f इक्वल टू यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻, -90 -90 -38 और 38 में ये 9 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा 29, यहाँ स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁻, के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप सोचें कि यहाँ से चलो एक पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ एक जीरो हो जाएगा और ये 16 से ये 16 कैंसिल, कैलकुलेशन वैसे खुद करें आप क्योंकि कैलकुलेशन करना आपकी खुद की बात है, बस यहाँ देखें कि कैलकुलेशन में एक्चुअल में सरल कैसे किया जा रहा। ये एक जीरो है और ये माइनस की घातें हैं तो यहाँ से एक कम हो जाएगी तो माइनस का 19 बचेगा और ये माइनस का 19, देखें ये जीरो से ये कम होगा ध्यान से, इसलिए मैंने काटा। तो यहाँ बचेगा 1.69 और 1.6 का 9 में करेंगे तो 144, एक अंक बाद पॉइंट आप लगा दें तो इतना न्यूटन बल लगेगा। कैसा? प्रतिकर्षण। कैसे पहचाना? क्योंकि दोनों आवेश सेम है। तो एक छोटा सा प्रश्न हम समझे किस नियम पर? कूलाम के नियम पर। अब थोड़ा सा इसके बड़े बड़े प्रश्नों पर भी बात करते हैं कि इसके और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्न पर बात करते हैं। देखें तो एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि समान परिमाण वाले, क्या प्रश्न कह रहा है? समान परिमाण वाले। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फिगर पे ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर पे ध्यान दें, अच्छे से न्यूमेरिकल होगा। क्योंकि फिगर जब बना लेते हैं तो कुछ चीज़ें जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिखती वो भी फिगर के द्वारा दिखने लगती हैं कि नहीं ये तो हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है करने का। तो मेरे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो आवेश हैं, समान परिमाण वाले क्या हैं? दो आवेश, और उनका परिमाण 1 कूलाम, उनका परिमाण क्या है? 1 कूलाम, 1 कूलाम है। ओके, और दोनों अभी वायु में रखे, इनके बीच जो है वो क्या है? वायु है। अभी ये कह रहा है कि जब ये दोनों वायु में रखे हैं तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 9 × 10⁹ न्यूटन का। अभी ये कंडीशन दे दी। अब दूसरी कंडीशन में वो कहना चाह रहा है यदि इन्हीं आवेशों के यदि वो ये कहना चाह रहा है कि यही आवेशों दूरी भी वही हो, जैसे मान लो कि यहाँ दूरी कितनी है r, लेकिन वायु की जगह कोई दूसरा माध्यम रख दें जिसका परावर्तनांक कितना है? 80 है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? वही एक एक कूलाम के आवेश हैं, ठीक है, और यहाँ दूरी भी कितनी है? r, लेकिन अब वायु की जगह कोई माध्यम रख दिया जिसका परावर्तनांक कितना है? 80। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अब कितना फोर्स लगेगा ये आप बता दीजिएगा। अब फोर्स का वैल्यू कितना होगा ये आप बता दीजिएगा। तो आप प्रश्न पढ़ेंगे और समझ में आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो इस तरीके के आवेश हैं, तो जब वायु है तो इतना बल लग रहा है, अब दूरी वही है, आवेश भी वही है, ठीक है, लेकिन हमने माध्यम चेंज कर दिया, वायु की जगह कोई दूसरा माध्यम ले लिया 80 जो परावर्तनांक का माध्यम है, तो बता बल कितना होगा। तो वैसे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, कैसे बताया अभी मैं बता भी देता हूँ, चूँकि साधारण तरीके से। जब दो आवेशों के बीच वायु हो, ए का मतलब एयर हो, तो फिर फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है? r²। दूरी वही है, आवेश वही हैं, और मैंने अभी परावर्तनांक कोई माध्यम रख दिया तो k का मतलब परावर्तनांक, तो फिर फॉर्मूला 1/4πε0 क्या हो जाता है? k, और फिर यही फॉर्मूला Q1 Q2 बट्टे क्या? r²। चूँकि इन पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी इन दोनों का आप भाग लगा देंगे तो ये वाली बात से ये और ये, तो ये k कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो आपको फॉर्मूला बताया भी था FA/F के बराबर क्या हो जाएगा? k, चूँकि k ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। किस तरीके से? वायु में बल कितना लग रहा है? 9 × 10⁹, ओके, और इसका बल निकालना है कि जब परावर्तनांक रख दें तो कितना फोर्स लगेगा, जबकि कितने का? 80 का। तो फिर जो F के बराबर हो जाएगा वो 9/80 × 10⁻, कितना? 9, ओके। एक जीरो से एक घात कम करते हैं तो 8 रह जाएगी, और 8 का भाग दें तो 1.1 रह जाएगा, और 1.1 और 2 2 और 4 5 × 10⁻, कितना? 8। इतना आंसर निकल के आएगा कि इतना न्यूटन जो है बल लगेगा। कैलकुलेशन को खुद करें और सीखें। तो हमने देखा कि कूलाम के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, किस टाइप से हो सकते हैं,
और भी हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप सीखें अच्छे से। अगले न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं और समझते हैं उसे भी। अगला न्यूमेरिकल इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं, हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं, ठीक है, चालक गोले हैं जो भी हैं। तो हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं, उनमें से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझना, 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों पर। जो बात इस पे वही बात इस पे। कमी का मतलब इस पे भी पॉजिटिव तो इस पे भी पॉजिटिव, चूंकि इस पे भी कमी है, दोनों की बात करना चाह रहा, दोनों पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर भी पॉजिटिव इस पर भी जो। तो अगर आवेश की प्रकृति बल की प्रकृति पूछे तो प्रतिकर्षण, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। कितनी है? वो 1 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ फोर्स जो है वो कितना लगेगा। तो आप खुद सोचें, फोर्स का क्या वैल्यू होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूँकि माध्यम के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो वायु निर्वाती लेके चलते हैं और उसके लिए के नहीं लगाएंगे। अब आप यहाँ पर ये समझें कि इसकी वैल्यू पता है, यस, Q1 Q2 R तो पता है 1 मीटर है। तो हमें क्या चाहिए? आवेश चाहिए। आवेश की वैल्यू यहाँ नहीं पता, लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रहा है, इस पर खुद कह रहा है 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब पॉजिटिव है, लेकिन ये संख्या दे रहा, तो आप इस पर आवेश की वैल्यू निकाल सकते हैं Ne से। n का मान 10⁵ और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो जब आप निकालेंगे तो 1.6 × 10 की घात कितना हो जाएगा? -19 में से 5 गया तो -12 भी बचेगा, नहीं 14, -14 बचेगा। तो ये आवेश की वैल्यू जो इस पे होगा वही इस पे, मतलब दोनों आवेश सेम है। तो 9 × 10⁹ आवेश की वैल्यू निकल आई 1.6 × 10⁻⁻14, वही इस पे होगा, क्योंकि दोनों आवेशों पर सेम कहना प्रयत्न कर रहा है। डिस्टेंस कितनी है? 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1। अब आप इससे मल्टीपल कर लें, मल्टीपल करेंगे आप तो 9 और इसका मल्टीपल करेंगे तो 256 के अंक बाद पॉइंट 2, तो 2 अंक बाद, और यहाँ पर आप घातों को सेट कर लेंगे, -14 -28, और 28 में से 9 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा? 19 बचेगा। अब आप इसे कर लें, 9 × 54 4, 5 और 9 पन्ना 45 और 5 कितना हो गया? 50, 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, 2 के बाद पॉइंट है गुणा 10⁻⁻19 और न्यूटन्स। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो आप खुद ही सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूमेरिकल में केवल हमें प्रश्न को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा फिगर पे ध्यान देना है। फिगर कब बना पाएंगे? जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखें, उस पर समझें चीज़ों को, आप तुरंत के तुरंत फिगर को भी बना पाएंगे और इसे ढंग से समझ भी पाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे एक बहुत अच्छा आपके समझ प्रश्न आ रहा है। वो प्रश्न किस तरीके का है देखिए। प्रश्न ये है कि मेरे पास 92 यूरेनियम 92 यूरेनियम 238, ये यूरेनियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बताया था, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। अब इसमें से ये कहना चाह रहा है कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। ध्यान से समझें, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा कण का मतलब है 2He4, हीलियम परमाणु का नाभिक ही अल्फा कण होता है। तो इसमें से अगर एक अल्फा कण निकल जाएगा, इसका मतलब 2He4 अलग हो गया, तो बचेगा कितना? तो आंसर होगा सर 2 यहाँ से कम हो जाएगा तो यहाँ 90 बचेगा। 90 पे कौन होता है? थोरियम। आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, XY कुछ भी कह दें। 238 में ऊपर 4 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 234। तो इसका मतलब आप ये समझे कि किसी भी परमाणु से अगर अल्फा कण निकलता है, इसका मतलब वो हीलियम परमाणु निकलेगा, क्योंकि अल्फा कण का मतलब हीलियम परमाणु। अब निकलने के बाद ये जो तत्व था वो तत्व अब यूरेनियम नहीं बल्कि कोई दूसरा तत्व बन गया, 90 थोरियम 234। मैंने आपको बताया इसकी जगह अगर नहीं पता हो कि 90 पे क्या होता है तो आप XY करके लिख दें, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, और पता है तो आप लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे आया? तो अल्फा कण का मतलब 2He4, तो 2 तो परमाणु क्रमांक में कमी होगी और 4 ऊपर से, तभी तो वो निकलेगा।
अब प्रश्न आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो परमाणु विघटित होने के बाद जो परमाणु बचता है उस परमाणु के केंद्र से, उस परमाणु के काय से, केंद्र से, तो मतलब इस वाले परमाणु के केंद्र से, यहाँ कह दे रहा हूँ, इस वाले परमाणु के केंद्र से कुछ डिस्टेंस दे रहा है 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस है। 9 इंटू 10⁻⁻ के कितने 50 मीटर की डिस्टेंस है। और उस डिस्टेंस पर आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो निकला हुआ अल्फा कण है, तो बताइए इनके बीच जो फोर्स है वो कितना लगेगा। एक बार मैं प्रश्न को फिर दोबारा से समझा देता हूँ, आपको लिखा मिलेगा वैसे। तो मैंने कहा कि 92 यूरेनियम 238 मेरे पास एक कोई तत्व है, इस तत्व में से एक अल्फा कण निकलेगा। बताया अल्फा कण का मतलब 2He4, जब ये निकलेगा तो 2 तो ये नीचे से ले जाएगा और 4 परमाणु बाद में से, तो क्या बचेगा 90, 234। अब याद है तो लिख दें, तो थोरियम। तो अब बचा क्या, विघटित होने के बाद क्या बचा 90 थोरियम 234। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विघटित होने के बाद जो परमाणु बचता है उस परमाणु के केंद्र से, केंद्र का मतलब नाभिक से, इसके नाभिक से 9 इंटू 10⁻⁻ के 15 मीटर की दूरी पर अल्फा कण है। तो अल्फा कण भी अब धनावेश वो आवेशित होता, बताया था कितना आवेश होता, वो आप लिख सकते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये चीज़ अभी जानकारी दी थी मैंने। अच्छा, अब क्या थोरियम पे भी आवेश होगा? हाँ होगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है N का मान यहाँ पर कितना 90, चूँकि केंद्र का मतलब नाभिक, नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे 90, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। अच्छा 90 और 1.6 गुणा 10⁻⁻19, कैलकुलेशन मत करो, सीधा सीधा हो। तो इस पर आवेश इतना है और इस पर आवेश इतना है, तो क्या बल लगेगा? हाँ लगेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जो अल्फा कण पहले से पॉजिटिव होता है, और यहाँ भी केंद्र का मतलब नाभिक की बात कर रहा हूँ, नाभिक तो पॉजिटिव होगा ही। तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो वही कहना चाह रहा है कि कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सिंपल सी बात, कोई माध्यम की बात नहीं कर रहा तो हम माध्यम लेके भी नहीं चलेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन के कितना R²। अब आप देखना चाहेंगे इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴ कितना होती है 9, और यहाँ आप Q1 ये ले लेंगे 90 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और उसकी वैल्यू लेंगे तो 3.2 गुणा 10⁻⁻19। ये दोनों आवेशों की वैल्यू हो गई। डिस्टेंस कितनी है? तो 9 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करने का थोड़ा सा टाइम बचाएं तो फ़ायदा होगा आपके लिए। अब यहाँ पर आप सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ एक 0 है, तो इसका पॉइंट हटा दो, यहाँ 9 ही रहने दो, और यहाँ 16 लिख दो सीधा सीधा, और यहाँ 3.2, ठीक है, और -9 38 और 9 जाएगा तो -29। यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 10⁻⁻30। तो आप चेक कर लें और इससे समझें कि 9 ये पूरा का पूरा कैंसिल, 81 पूरा कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बचेगा F इक्वल टू, तो F इक्वल टू माइनस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ये एक और काम करें, इस पॉइंट से यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, और इस पॉइंट से जब ये 0 बढ़ेगा तो इस 0 से एक घात कम ही कर दें तो माइनस के 90, और ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये पॉइंट हट गया। तो 16 का मल्टीपल कर लें, 16 दूनी 32, 3 16 3 48, 3 51, तो कितना न्यूटन बल आएगा? 512 न्यूटन बल आएगा। कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूमेरिकल को हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, धीमे धीमे से कर पा रहे हैं। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और छोटे छोटे और न्यूमेरिकलों की भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकलों को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, अच्छा न्यूमेरिकल है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी बच्चों को ज़्यादा रहती है, समझ में नहीं आता। तो मेरे पास एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग, और इस प्रत्येक वर्ग ABCD कह दे रहा हूँ, A B C और D, इस प्रत्येक वर्ग के कोने पर Q और Q आवेश रखा। कितना आवेश रखा है? Q। तो एक तरीके से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि इसका केंद्र, तो केंद्र कहाँ होता है? तो वर्ग के विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वही क्या होता है? इसका केंद्र होता है, सेंटर होता है स्क्वायर का। अब एक बात आप समझें, सेंटर का जो केंद्र होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको मैथ ही बताएगा, आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ा
कि जो वर्ग का केंद्र होता है वो इन दूरियों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर ये x होगी तो ये भी x और ये सभी x ही होंगे। जो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे वैसे ही बराबर होते, मान लिया x का मान क्या होगा वैसे निकाल सकते। अगर मैं ये कह दूं कि इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा a है, प्रत्येक भुजा क्यों, क्योंकि वर्ग है, चारों भुजा बराबर होती हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि इसके केंद्र पर मैंने कोई कैपिटल Q आवेश रखा है, कैपिटल Q, तो आप बताइए कि इस केंद्र पर परिणामी बल कितना होगा, मतलब नेट फोर्स कितना होगा। अब नेट फोर्स का मतलब क्या है ये समझे। यहां आवेश है, यहां भी आवेश है, तो क्या ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। एक बल ये आवेश क्या इस आवेश पर बल लगाएगा, हाँ लगाएगा। तो दो ये भी लगाएगा, ये भी, तो कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ, 4। उन चारों फोर्सों का हमें चाहिए परिणामी, परिणामी मतलब नेट चाहिए। जो किसी बिंदु पर एक से अधिक बल लग रहे हों तो फिर हम उनका परिणामी सदिश की सहायता से निकालते हैं। जो फॉर्मूले हमने लिखाए हैं उनके तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे इस प्रश्न में। तो आप देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा वो किधर, बाहर की ओर ही होगा। तो जो एफ ए कह दो, चूंकि ए पॉइंट पर रखा है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण, तो वो भी इधर की हो, तो एफ बी। इसी प्रकार इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण, तो एफ सी, चूंकि इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी, तो इसकी भी डायरेक्शन बाहर की हो, इन दोनों की, तो इसकी एफ डी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एफ ए निकालना चाहूँ, सोचना समझना, यदि मैं एफ ए निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू, और यहाँ क्या है कैपिटल क्यू, और बीच की डिस्टेंस कितनी है x, बीच की डिस्टेंस कितनी है x है। तो स्क्वायर लगाएंगे तो एफ ए का वैल्यू ये। इसी प्रकार अगर मैं एफ बी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1/4πε0, तो इस पर भी क्यू है, कैपिटल क्यू, तो क्यू क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर, चूँकि दूरी तो बराबर है। तो आप देखेंगे कि एफ सी का भी वैल्यू यही निकलेगा 1/4πε0 क्यू और क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर, और एफ डी का वैल्यू भी यही निकलेगा 1/4πε0 क्यू और क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एफ ए, एफ बी और एफ सी और एफ डी आपस में क्या है, बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए कि एफ ए की डायरेक्शन इधर है और एफ सी की डायरेक्शन ये इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और दोनों का वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर है। तो क्या ये इस बल को निरस्त कर देगा, कट जाएंगे। इसका ये वैल्यू है तो ये कट जाएंगे, जो डायरेक्शन अगर विपरीत हो तो परिणामी निकालने के लिए घटाते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये भी दोनों कट जाएंगे। तो आप बताइए इस पॉइंट पर कितना फोर्स होगा, तो आंसर होगा सर 0। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि एक स्क्वायर है जिसकी भुजा ए है और इसके चारों कोनों पर क्यू आवेश रखा है, इसके केंद्र पर कैपिटल क्यू आवेश है, तो केंद्र पर कितना फोर्स लगेगा, आप आंसर दे सकते हैं कि इसके केंद्र पर 0 फोर्स लगेगा, क्योंकि उसमें से जो दो फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ओके, तो यहाँ टोटल फोर्स निकलेगा 0। इसी प्रकार और बड़े से बड़े प्रश्न को हम डिस्कशन करते हैं। एक और प्रश्न आता है इस पर आधारित, किस तरीके का प्रश्न आता है आइए उसे भी देखते हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरीके का है कि मेरे पास इसी तरीके का है कि एक वर्ग है। अब फिगर को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा समझें। ए बी सी और डी कहना चाह रहा है कि इस वर्ग के चारों कोनों पर स्मॉल क्यू क्यू आवेश रखा है, ठीक है, स्मॉल क्यू और क्यू आवेश रखा है, डी पॉइंट में यहाँ लिख देना। तो स्मॉल क्यू क्यू आवेश रखा है, तो आपको ये बताना है कि जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा। कहने का अर्थ आप समझें कि मेरे पास एक स्क्वायर है और इसकी प्रत्येक भुजा मैं ए दे रहा हूँ, या प्रश्न में दे रखी है ए, इसकी प्रत्येक भुजा ए है और इसके प्रत्येक कोने पर क्यू 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 आवेश रखा है। तो आपको ये बताना है कि डी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, कुल बल कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। अब कैसे नेट फोर्स कैसे, तो आप देखें, तो आप देखेंगे कि ये आवेश क्या इस पर एक बल लगाएगा, हाँ लगाएगा, तो आवेशों के बीच एक फोर्स लगता है, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। इसका मतलब यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। इनकी डायरेक्शन भी देख लें, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बिना डायरेक्शन का इसका आप परिणामी नहीं निकाल सकते, तो बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन देखना भी। तो आप देखेंगे इस पर क्यू है और ये डी पॉइंट तो हम पहले ही बता चुके हैं, डी पॉइंट है, तो ये भी पॉजिटिव ही है, चूंकि कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव तो होगा ही, और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। तो आप देखेंगे कि
एफ ए ये रहा। इसी प्रकार सी वाला भी लगाएगा, इन दोनों की भी डायरेक्शन जो आवेश सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गया एफ सी। एक इस तरीके से बल लगाएगा विकर्ण के अनुदिश, और वो होगा एफ बी। एक बात और मुझे बतानी, ये विकर्ण कितने डिग्री एंगल पर होता है? 45 डिग्री एंगल पर होता है, ये बात ध्यान रखना। कितने डिग्री एंगल पर होता है? 45 डिग्री एंगल पर होता है। तो ये एंगल और ये एंगल भी कितने होंगे? 45 होंगे। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है, ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। तो ये वाला एंगल 45 हो गया और ये वाला 45, कुल तो 90 डिग्री है, ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अब देखते हैं और बातों को समझते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो अगर मुझे एफ सी, एफ ए और एफ वी की वैल्यू मिल जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ओके, देखते हैं। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलेगी √2a। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो √2a। तो ये आपको डिस्टेंस मिल गई। अब निकालते हैं हम एफ ए। तो जब एफ ए निकालेंगे तो 1/4πε0 क्यू और क्यू, तो क्यू स्क्वायर, ए भी क्यू मल्टीपल क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है? ए स्क्वायर। आप एफ सी निकालेंगे तो 1/4πε0, ये भी क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस तो ए ही है, तो ए स्क्वायर देख सकते हैं आप। इसी प्रकार आप एफ भी निकालेंगे तो 1/4πε0, यहाँ भी क्यू और ये भी क्यू, तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? √2a। कितनी है? √2a। अब यहाँ तीनों की वैल्यू निकाल पाए, लेकिन अब यहाँ दिशा का सबसे बड़ा मैटर है। तो दिशा का सबसे बड़ा मैटर है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करें? तो हम ये कहते हैं कि पहली बात, एफ ए और एफ सी दोनों आपस में बराबर हैं, ये बात समझना। अगर दोनों परिणामी, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बिंदु है और इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों परिणामी, यदि आप दोनों सदिश के वैल्यू अगर बराबर हैं तो इनका परिणामी बीचों बीच में होता है। ध्यान रहे, 45 डिग्री के एंगल पे ही होगा, बीचों बीच में। अगर पूरा 90 है तो बीचों बीच का मतलब 45 डिग्री के एंगल पर होगा रिजल्टेंट, जो नेट होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू तो पूरा 90 ही हो जाएगी, तो वो कट जाएगी। लेकिन एक बात, बीचों बीच में होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ तो मुझे एक बात समझ में आएगी कि अगर इन दोनों का परिणामी, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो इन दोनों का परिणामी यहाँ बीचों बीच में होगा। अगर मैं उसे एफ डैश मान लूँ, क्या मान लूँ? एफ और डैश, तो आप एफ बी और एफ डैश की डायरेक्शन एक ही हैं। तो आप अगर कुल फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो कुल फोर्स निकाल सकते हैं एफ बी प्लस एफ डैश करके। एफ बी का वैल्यू मिल जाए, एफ डैश, एफ बी पता है, एफ डैश और निकालना चाहिए। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने जोड़ा। तो नेट फोर्स अगर आपको निकालना है, नेट फोर्स कितना होगा, तो आप कह सकते हैं एफ बी प्लस एफ डैश। लेकिन एफ डैश नहीं पता, इसे निकाल देते हैं। किस तरीके से? तो मैंने बताया इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। 45 क्यों बताया, उसका मतलब समझे। 45 इसलिए बताया क्योंकि मुझे ये पता करना था कि एफ बी और एफ डैश दोनों सेम डायरेक्शन में हैं या नहीं। तो मैंने देखा कि दोनों अगर सेम है तो बीचों बीच में होंगे, 90 है तो 45 डिग्री, वो ये पहले से ही 45 डिग्री पे हैं। तो आप देखेंगे जब एफ डैश निकालेंगे तो अंडर में होगा एफ ए प्लस एफ सी का स्क्वायर। तो ये एफ ए और ये एफ सी का स्क्वायर। ओके, अब आप निकालें एफ डैश इक्वल टू, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ मैं कह दे रहा हूँ एफ ए और एफ सी का वैल्यू भी क्या है, आपस में सेम वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं। तो चाहे तो एफ सी की जगह एफ ए, तो 2f a स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर √2f a, √2 क्या? एफ ए। तो जब आप देखेंगे कि एफ डैश बराबर √2 और एफ ए की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको यहाँ कर दें, आपको बिल्कुल आंसर आराम से मिल जाएगा। एफ बी की वैल्यू पता है कितना है? मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, सॉरी। वो गलती ये है कि एफ ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर का प्रयोग करें, ठीक है। अच्छा, आप ए स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, फिर आप ये वैल्यू रखें, तो एफ बी की वैल्यू कितनी है? तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर, और एफ डैश की वैल्यू √2 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। जब आप सॉर्ट आउट करेंगे इसे तो एलसीएम ले लें, जो भी
आपका आ रहा 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 1/2 और यहाँ से बचेगा √2। यही इस पॉइंट डी पर क्या होगा, नेट फोर्स होगा। इसे हम घटकों में व्यक्त करके भी कर सकते हैं, छठे घटक और दो घटक को व्यक्त करके कर सकते हैं, कुछ घटक कट जाए, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जिसमें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आएंगी। तो हमने आज कूलाम के नियम पर आधारित तो कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकलों को भी समझा कि किस तरीके से हम केंद्र पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर नेट फोर्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को भी समझा। इसी तरीके से कुछ और प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे। अब हम अगले न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं कि इसके अगला न्यूमेरिकल क्या होगा। देखिए अगला न्यूमेरिकल को किस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है कि मेरे पास दो ऋणावेशित धूल के कण हैं। मेरे पास दो ऋणावेशित क्या हैं, धूल के कण हैं, एक पे माइनस और दूसरे पे भी माइनस। धूल के कण हैं, ऋणावेशित हैं। अच्छा, ऋणावेशित हैं और ये कहना चाह रहा है कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 मिमी है। इस मिमी को आप मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ मीटर से मल्टीपल कर दीजिएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच 4 × 10⁻⁴ फोर्स लग रहा है, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्योंकि भाई आवेशित कण है, फोर्स तो लगेगा। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। दोनों भी बल से मैं ये प्रकृति में आपको बार बार ध्यान लगवाते रहता हूँ। अब ये कहना चाह रहा है कि एक कण पर आवेश जो है वो दूसरे कण का 4 गुना है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि अगर इस पर Q होगा तो इस पर 4Q होगा, क्योंकि एक कण पर आवेश है दूसरे का 4 गुना। अगर मैं इस पर Q आवेश मान लूँ तो इस पर 4 गुना, चूंकि दूसरे कण का 4 गुना होगा। अब आपसे ये कहना चाह रहा है 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इस पर Q आवेश है, इस पर 4Q आवेश है, 4 गुना है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इस वाले पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जबकि वो प्रश्न में ही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ऐसा वैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, बट वो दे रहा है प्रश्न में 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप इसी का प्रयोग करें। किस तरीके से प्रयोग करें आइए समझते हैं। देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए तो Q बराबर क्या होता है, Na। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, Q। क्योंकि जब तक Q नहीं मिलेगा तब तक मैं N नहीं निकाल सकता। तो क्या निकालना है मुझे, Q। कैसे, तो दोनों के बीच बल लग रहा, हाँ लग रहा। बल का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 और Q2/r²। अब आप देखें कि सर Q1 की जगह तो QE है और Q2 की जगह कितना है, 4Q। ओके, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ अब एक और बात, सर इस फोर्स की भी वैल्यू पता है, 4 × 10⁻⁵ यहाँ पर Q का Q में करेंगे, Q² मल्टीपल 4 तो है ही। R की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻³ बेटा स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻³ का कितना हो जाएगा, 6। 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁶। सरल सी बातें हैं। अब यहाँ से आप Q² की वैल्यू निकाल लें आप, तो कुछ जो भी काट पीट करनी है आप काट दें, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये घात भाग में है तो मल्टीपल में पहुँच जाएगी, तो 10⁻⁻11 अपॉन 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 9। अब देखो यहाँ पर हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। अब यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, हटेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल करके 0.2 में उसमें ले जाएंगे और फिर उसके बाद वर्गमूल लेंगे। ऐसा नहीं करना, सरल तरीका से सोचिए। सरल तरीके से ये सोचिए, ये नीचे घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और माइनस की हो जाएगी तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, -20, और -20/9। अब सीधा सीधा आप वर्गमूल ले लीजिए। तो आपको पता है कि वर्ग में घातें दुगनी हो जाती हैं तो वर्गमूल में घातें आधी, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो ये सरल पड़ता है, इससे कैलकुलेशन भी आपको सरल होगी। तो Q निकल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए तो Q बराबर Ne। Q का मान कितना है, -10/3, और N चाहिए इलेक्ट्रॉन का आवेश 5/3 × 10⁻⁻19। तो आप देख पाएंगे 3 से 3 कैंसिल, और N = यहाँ पर 10⁻10/5 × 10⁻⁹। तो आप इसे देखेंगे तो
यहाँ 1 तो होगा ही, 5 का भाग देंगे तो 0.2 गुणा 10 की घात 9 ऊपर चली जाएगी, तो n बराबर 2 × 10⁻, कितना आ जाएगा 1। चलो पॉइंट से 1 0 खत्म। तो इसका मतलब एक धूल के कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 10⁸। अब एक बात बताओ, दूसरे पे कितना आवेश है, 4 गुना, तो दूसरे पे इलेक्ट्रॉन भी कितने अधिक होंगे, 4 गुने अधिक होंगे। तो अगर इस पे 2 हैं, मान लो ये पहला आवेशित कण है, तो दूसरे वाले पर कितने होंगे, 8 × 10⁸। क्यों, क्योंकि उस पर 4 गुने अधिक है। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन से बच जाएंगे, अन्यथा आप उसकी भी कैलकुलेशन कर लें। यहाँ Q की जगह कितना रखेंगे, 4Q, तो आप देखेंगे 8 × 10⁻, कितना निकलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपने देखा कि इस प्रश्न को भी हमने कूलाम के नियम से बड़ी सरलता से कर लिया। एक और प्रश्न हम करते हैं, छोटा सा ही है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बढ़िया आपको लगेगा। छोटी सी छोटी बात को आपको ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में प्रश्न है क्या। ओके, तो प्रश्न कुछ इस तरह है कि मेरे पास एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और एक 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है। एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश और एक 6 माइक्रोकूलाम का आवेश, और इन दोनों आवेशों के बीच कुछ 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कुछ 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा, और दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण फोर्स होगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, इसको भी और इसको भी, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं -4 माइक्रोकूलाम और दे दूं, अगर इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दूं, तो बताओ इनके बीच बल कितना होगा। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, इनके बीच क्या होगा, बल कितना होगा। अब बताइए फोर्स, तो आप बताएं कि अगर मैं इसे -4 माइक्रोकूलाम दे दूं तो इस पर 2 है, तो आप देखें -2 को +2 को आप -4 दे रहे हैं, तो इस पर कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2। तो इस पर होगा -2 माइक्रोकूलाम। अच्छा, इस पे +6 माइक्रोकूलाम और -4 आप दे रहे हैं, तो इस पर कितना होगा, +2 माइक्रोकूलाम। तो पहले बल की प्रकृति प्रतिकर्षण है, लेकिन अब बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण। अगर पूछे तो कितना बल होगा ये चाहिए, फिर से एक बार समझे। इस पर +2 है, -4 दूंगा, तो जब आवेश को आप जोड़ेंगे तो +2 और -4, तो -2 ही तो बचेगा। वो यहाँ +6 में तो -4 गया, तो +2 बचा। ये समझना हो। अब एक और बात, यहाँ डिस्टेंस वही रही है, डिस्टेंस पर कोई मतलब नहीं, यहाँ R है तो यहाँ भी R है, ये सबसे बड़ी बात। अब समझते हैं कैसे करें इस प्रश्न को। पहली कंडीशन के अनुसार अगर मैं फॉर्मूला को देखूँ तो 1/4πε0, और इस पर 2 माइक्रोकूलाम है, तो 2 माइक्रो को वैसे 10⁻⁶ से चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सीधा सीधा रखो, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। यहाँ 2 और वहाँ कितना है 6, और बीच की डिस्टेंस मान लो R, मान के दो दिया, और बल कितना देगा, 12 न्यूटन। यहाँ की बात करें तो यहाँ बल चाहिए 1/4πε0 ही, ठीक है। यहाँ फोर्स 2 और +2। देखो जब वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का उसमें यूज नहीं होता, क्योंकि माइनस का मतलब प्रकृति दिखाने के लिए है। माइनस है तो आकर्षण, प्लस है तो प्रतिकर्षण, तो वो बात भी समझें। यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है, R है, स्क्वायर होगा। तो दोनों का आप भाग लगा दें तो आप देखेंगे ये थी 1 है, और ये वाली बात से ये 2 से ये 2, और ये 2 से ये कितने बार 3, 3 से ये कितने बार 4। ये F इधर पहुँच जाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने कूलाम के नियम पर आधारित बड़े बड़े न्यूमेरिकलों को काफ़ी छोटे छोटे तरीके से करके दिखाया, और बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है और इसको भी हमने काफ़ी सरल तरीके से करके दिखाया। ओके, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है फिर इसी तरीके के न्यूमेरिकलों से। थैंक यू।